गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन से है। क्योंकि मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन आपको हम पहले पढ़ा दिए हैं, तो इन्फिनिटिव जो प्रोनाउन है ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है कि वास्तव में इसका मतलब क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, और इनसे भी अधिकांश क्वेश्चन भी परीक्षाओं में आते हैं। तो आज हम यही शुरू करेंगे हम कि इन्फिनिटिव, इसका मतलब है इन्फिनिटिव जो है प्रोनाउन क्या होते हैं। आज इसी को हम जिक्र करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम भी जानेंगे कि डेफिनिट, थोड़ा समझाएंगे हम कि पहले डेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। यानी इनडेफिनिट को जानने से पहले थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि हम डेफिनिट जो होता है ये प्रोनाउन क्या होते हैं, डेफिनिट प्रोनाउन। तब थोड़ा सा आपको समझ में अच्छा आएगा कि वास्तव में ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। डेफिनिट का मतलब क्या है? यह निश्चित। जब किसी सेंटेंस में जब कोई प्रोनाउन आता है तो उस प्रोनाउन से हमें ये ज्ञात हो कि इसका जो नाउन है ये निश्चित है, उसको आप जान सकते हैं कि यह निश्चित है। ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा कि आई एन ए टीचर, TEACHER, टीचर हो गया, एक सेंटेंस है। तो मैं तो जान गया ना कि इसमें आई जो है वो प्रोनाउन है, इसमें एम क्या है, मेरा वर्ब है, टीचर तो नाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन है। तो ये कहता है कि मैं एक अध्यापक हूँ। तो भाई इसमें अध्यापक कौन है? मैं हूँ। तो यानी निश्चित है ना कि मैं हूँ। आई से क्या है? निश्चित, मतलब मैं हूँ। ये हो जा रहा है कि निश्चित है, मतलब डेफिनिट है, या निश्चित है कि वो मैं ही हूँ। आगे हम सेंटेंस और लेते हैं। मान लीजिए हो गया ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। इस हम देख रहे हैं कि इस वाले सेंटेंस में ही क्या है, वो तो प्रोनाउन है। तो पत्र कौन लिखता है? वह लिखता है। वह का मतलब क्या है कि वह डेफिनिट है कि वही लिखता है। इसका मतलब क्या है कि ही क्या होता है? थर्ड पर्सन में आता है, यह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और ये सिंगुलर भी होता है। तो हमको कंफर्म हो गया कि ही जो है, ही यानी पत्र कौन लिखता है, इसमें जो करता है, जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, इससे कंफर्म जा रहा है कि वह लिखता है। उसको आप गिन भी लेंगे, उसका आप नाम पता भी उसको कर सकते हैं, उसकी पहचान भी आप कर सकते हैं कि इसमें जो पत्र लिखता है वो कौन लिखता है। इसका मतलब है कि इसमें इस वाले सेंटेंस में आई क्या है? डेफिनेट प्रोनाउन है। इसमें क्या है? ही क्या है? इसमें डेफिनेट प्रोनाउन है। अन्य भी आएंगे, इस्तेमाल ये हो गया यू प्ले क्रिकेट हो गया, यू प्ले क्रिकेट, ये भी एक सेंटेंस है। इसमें यू क्या है? ये तो प्रोनाउन है। तो भाई प्रोनाउन कैसा है? ये प्रोनाउन यानी तुम क्रिकेट खेलते हो तो तुम तो आ गए पहचान में, भाई तुम तो अकेले ही हो। तो हम तो जान गए ना कि इसमें जो इस वाले सेंटेंस में जो काम कर रहा है, कर्ता का जो सब्जेक्ट के स्थान पर यू आया प्रोनाउन, तो यह यू प्रोनाउन कंफर्म हो जा रहा है, आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि इसमें क्रिकेट कौन खेलता है। तो हो जाएगा इसमें कि यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो इसमें यू क्या है? हम कह सकते हैं कि यू क्या है? यह डेफिनिट प्रोनाउन है। ही क्या है? यह डेफिनिट प्रोनाउन है। आई क्या है? यह डेफिनिट प्रोनाउन है। तो हमको इस सेंटेंस से पता चल जा रहा है कि इस सेंटेंस में जो जो भी प्रोनाउन आए हैं ये सभी प्रोनाउन डेफिनिट हैं या इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है। अब हम समझेंगे इसको कि वास्तव में ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इसका मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है इसका मतलब? अनिश्चित है, अनिश्चित। जैसे इसमें इसमें निश्चित ना हो, इसमें क्या हो, इसमें जो प्रोनाउन आता है सेंटेंस में वह निश्चित ही ना हो। इसके पहले आपको हम बताए ना कि ही भी क्या है? सिंगुलर है,
थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, उसका पहचान आप कर सकते हैं कि ही है, एक ही है, उसको आप तो पहचान लेंगे। आप आई है मैं, हमें आप पहचान लेंगे, तो ये डेफिनेट हो जाएगा। लेकिन अब मैं कहता हूं कि वास्तव में यह इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं ये होते कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। समवन भी है, एनीवन है, एवरीवन है, नो वन है, समथिंग है, एनीथिंग है, एवरीथिंग है, ये नथिंग है। ये सब शब्द आपके सामने अक्सर किताब पढ़ते होंगे या तो परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो सभी शब्द आपके सामने आते होंगे। अब शायद इसका डीपली नॉलेज आपको फिलहाल न हो, वो अलग की बात है, लेकिन जब भी किताब कोई पढ़ते होंगे, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते होंगे, कोई ग्रामर किताब पढ़ते होंगे, तो उसमें ये सब चीजें दिखाई देती हैं कि एनीवन, समवन, एवरीवन, नोवन, इन दो को तो मैंने पढ़ा दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में नन को और एनीवन को हमने आपको पहले पढ़ा दिया है। यदि पिछला वीडियो आपने मेरा नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिएगा कि मैंने नन और एनीवन को विधिवत हमने इसको पढ़ा भी दिया है। नन को और एनीवन को, इसको मैंने शायद नहीं पढ़ाया है, तो क्योंकि यह जो है यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन इसको आज हम पढ़ेंगे हम। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में ये है कि मान लीजिए यहाँ पर तो लिख रहा है कि समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, ये सब क्या है, यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इनके अलावा कुछ प्रोनाउन और आते हैं, जैसे मान लीजिए एक आता है सम, ओनली सम, एक आएगा मेनी आपका आएगा, ये भी क्या है, ये भी प्रोनाउन होता है। एक फ्यू आता है, FEW, फ्यू आता है। अदर्स, ये भी क्या है, ये भी प्रोनाउन है। ये सम भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मेनी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फ्यू क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अदर्स क्या है, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन में ही आते हैं। लेकिन मेन हमारा क्या है, ये हमको मेन इन लोगों को पढ़ना है कि समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, इन लोगों को पढ़ना है। होता क्या है कि जानते हैं ना कि ये सम एडजेक्टिव भी होता है, सम एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन हम तो आज यहाँ पढ़ रहे हैं प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब ये प्रोनाउन होगा, ये सब्जेक्टिव केस में होगा, तो ये इसके साथ जरूर कोई ना कोई वर्ब आती होगी। जब किसी सेंटेंस में जब प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता हो, पॉसेसिव एडजेक्टिव बनता हो या ऑब्जेक्ट बनता है, यदि सब्जेक्ट बनता होगा तो ये जरूर वर्ब लेती होगी, क्योंकि बिना वर्ब के तो आएंगे नहीं। तो यह आपको प्रोनाउन में भी देखने को मिलेगा, प्रोनाउन में भी देखने को मिलता है और एडजेक्टिव में भी देखने को मिलता है। इस होता है एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्वालिटी है, ये दोनों में आता है। सम एक ऐसा शब्द है कि जो एडजेक्टिव भी है, जो प्रोनाउन भी है। तो हम तो जब उसको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे हम कि सम का जो है क्या होता है मतलब। तो थोड़ा जान जाइए कि सम एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है सम जो है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे हम प्रोनाउन का सम। अब थोड़ा हम ये ध्यान दें हम कि सम है, देखो एक आल भी होता है, इसमें एक आल भी होता है। आल भी क्या है, वो भी प्रोनाउन है। आल कौन सा प्रोनाउन है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अदर्स क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फ्यू क्या है, तो ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मेनी, सम, ये सब जो है ये आपके सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसका मेरे कहने मतलब ये है कि ये सब क्या है, इससे इन प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं होती है। इससे किसी व्यक्ति का निश्चित पहचान नहीं हो पाता है, इसलिए इसका नाम है ये अनिश्चित। जो निश्चित न हो, ये क्या है, यह अनिश्चित है। इसकी जानकारी हमें पहचान इसकी हो ही नहीं पाती है। इसमें कौन है, इसमें जो सब्जेक्ट के स्थान पर है तो कर्ता कौन सा है। अभी आपने देखा कि हमने पहले लिखा था कि ही राइट्स ए लेटर, उसमें तो पहचान हो गया कि इसमें कर्ता कौन है। ही प्रोनाउन है, उसकी होगी वह लिखता है, तो वह को आप पहचान लेंगे, आसान है, पहचानना तो आसान है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि
इसमें मान लिया जाता है सम, मेनी बहुत से, फ्यू मनी भी कुछ होता है, अदर्स दूसरे, आल सभी, इन सबों का ऐसे अर्थ निकलता है। तो हम थोड़ा ये काम करेंगे कि थोड़ा हम पहले ये जानेंगे कि इन लोगों का मतलब कुछ सेंटेंस को थोड़ा हम पहले हम चेक करेंगे हम कि उसका क्या होता है। इसे मान लीजिए मैंने लिखा एक सेंटेंस, आपने कहीं देखा होगा, उसमें मान लीजिए लिखा हुआ है आल नो इट, मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है। तो हम तो जान गए कि ये तो हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले भाई सब्जेक्ट आया होगा, और सब्जेक्ट बनने का काम करता है नाउन भी करता है, प्रोनाउन भी करता है, इन्फिनिटिव भी करता है, जिरेंड भी करता है, क्लॉज भी करते हैं, फ्रेज भी करते हैं। मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले यही जो है जो शब्द होते हैं, क्लॉज है, फ्रेज है, जिरेंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव है, प्रोनाउन है और नाउन है। तो हम तो जान गए कि यहाँ पर ये आल क्या है, यह आल सब्जेक्ट के स्थान पर है जो प्रोनाउन है। आल क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ देखें यहाँ पर यहाँ वर्ब दिया है, कहता है कि सभी इसे जानते हैं। इसका मतलब ये होगा कि सभी इसे जानते हैं। तो भाई सभी इसे जानते हैं ना, तो सभी तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है भाई कि कौन कौन है, इसका मतलब सभी जानते हैं। अब किसका किसका हम पता लगाएंगे भाई कि सभी जानते हैं, पता नहीं कौन कौन जानता है, उसकी हम पहचान कैसे कर पाएंगे हम। तो यहाँ पर आल जो शब्द दिया है, ये आल नो इट, इसका मतलब क्या हुआ, इसे सभी जानते हैं। तो आल क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसका है, तो इस नो क्या है, वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट आल है जो प्रोनाउन है। तो इट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, इट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट, ईट ईट्स इट होता है। तो हम तो जान गए कि इसका ये क्या है, सब्जेक्ट है जो आल, आल का मतलब सभी। अब बताओ सभी की पहचान कर पाएंगे या, अगर सर में इतने बाल हैं तो उसको आप काउंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक बाल को शायद आप काउंट कर सकते हैं, दो चार ठुक कर सकते हैं आप, लेकिन सभी तो आप नहीं कर पाएंगे आप। तो इसको ऐसे समझिए कि आल का मतलब होता है सभी। तो आल क्या है, वह इंडिफिनिट क्या है, वह इंडिफिनिट जो है वो प्रोनाउन है। आल क्या है, वो इंडिफिनिट प्रोनाउन से है। ऐसे और थोड़ा सा देखा जाए, मान लीजिए मैंने लिख दिया कि मेनी आर वाइज और फ्यू आर फुलिश में लिख दिया। देखिए ये भी दो सेंटेंस आपको दिख गया कि मेनी आर वाइज, बहुत से लोग क्या हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन कुछ मूर्ख भी हैं। अब इसका सेंटेंस क्या जा रहा है कि बहुत से लोग क्या है, बुद्धिमान हैं, लेकिन कुछ क्या है, कुछ भाई कुछ का तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, हम कुछ का तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे भाई कितने इसमें बेईमान हैं, मूर्ख हैं। इसमें क्या है, बहुत से लोग क्या हैं, बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पर आर क्या है, वर्ब है, वर्ब का जो पहले मेनी दिख रहा है, इस वर्ब का यह सब्जेक्ट है जो मेनी आया है, प्रोनाउन के रूप में आया है। तो जब वर्ब आएगी तो उसका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आए या तो प्रोनाउन आए, इन्फिनिटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल, क्लॉज और फ्रेज यहाँ पर मतलब आ सकते हैं नियम के अनुसार। तो ये आर शब्द जो क्या है, आर वर्ब है, तो इसको सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर मीनी क्या है, प्रोनाउन है। किसका प्रोनाउन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट मेनी जो प्रोनाउन के रूप में आया है। तो ये मेनी का मतलब बहुत से लोग बुद्धिमान हैं, क्योंकि आर ज्यादा लोग हैं तो यहाँ पर आर लगा हुआ है, तो ज्यादा लोग हैं। तो मेनी आर वाइज, तो ये क्या है, यह प्रोनाउन है, ये क्या है, वर्ब है कि नहीं, प्रोनाउन। इसका ऐसे अर्थ निकलता है फ्यू आर फुलिश। तो हम क्या करेंगे, हम फ्यू माने कुछ मूर्ख हैं। तो ऐसे ऐसे जो है इनका अर्थ निकलता है। मान लीजिए इसमें एक अदर है, तो एक सेंटेंस हम बनाते हैं, लेट अदर्स कम। मैंने ये सेंटेंस लिखा, लेट अदर कम्स। तो जानते हैं ना लेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। तो ये लिखा है अदर्स, ये कम क्या है, वर्ब है। तो ये अदर्स क्या है, प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, जो सब्जेक्ट की जगह पर आया है।
कहता है कि दूसरे को भी आने दो, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरों को भी आने दो, इसका मतलब ये हुआ लेट अदर्स कम, इसका मतलब होता है कि लेट अदर्स कम का मतलब कि दूसरे को भी मतलब आने दो, इसका मतलब यह हुआ। तो कम यहाँ पर है, तो कम वर्ब है, इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है वो क्या है, ये अदर्स यहाँ आया हुआ है, तो ये अदर क्या है, यह प्रोनाउन है, ये कम क्या है, यह वर्ब है। तो ऐसे ये भी क्या है, प्रोनाउन है। अब दूसरों को भी आने दो, भाई दूसरे, भाई अब उसका कंफर्म तो नहीं है, उसका मोहन नाम है कि सोहन नाम है कि रोहन नाम है, क्या है वह आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, इसलिए उसे हम कहते हैं कि अनिश्चित कहते हैं प्रोनाउन। तो ये अदर्स भी क्या है, अनिश्चित है। सम क्या है, अनिश्चित है। मेनी क्या है, अनिश्चित है। फ्यू क्या है, अनिश्चित है। अदर क्या है, अनिश्चित है। आल क्या है, अनिश्चित है। तो जब ये अनिश्चित है, जिसकी हम काउंटिंग भी नहीं कर पाएंगे हम, तो क्या करते हैं उस कंडीशन में, और इनके साथ अक्सर जो है, अक्सर बहुवचन का ही वर्ब आती है, प्लूरल फॉर्म में ही अक्सर वर्ब आती है। लेकिन ये नहीं है कि मैं पत्थर का लगे खिल जाए कि नहीं इसके साथ बहुवचन ही आता है, नहीं, ग्रामर में जो जो भी नियम बनाए गए हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है, उसमें कुछ एक्सेप्शन भी होता है। तो 100% उसको मत मानिएगा कि मैं सोच कहता हूँ कि जो भी ग्रामर बनाया गया वो 100% नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आपको मिलता रहता है। तो ये क्या हो गया, तो सम मेनी फ्यू अदर्स आल भी क्या है, यह इंडिफिनिट प्रोनाउन है, यानी अनिश्चयवाचक प्रोनाउन है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिफिनिट प्रोनाउन में हम उस प्रोनाउन को हम पहचान कर सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हो गया। यदि आप लोग कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी कलम आप लोग ले लीजिएगा, और इसको आप नोट भी करते रहिए, क्योंकि हमारा काम लिखने वाला है तो हम लिखते भी रहेंगे, इसको मिटाते भी रहेंगे, या तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो जहां तक मेरी जानकारी है कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि जब सम मेनी फ्यू अदर्स आल के जब बगल में क्या हो, वर्ब हो, तो समझ जाना कि ये क्या है, यह प्रोनाउन है जो किसी किसी वर्ब के साथ यह अवश्य आया होगा। ये सब चीजें हैं। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि जो मेन हमारा जो चीज है वो इन लोगों को हम समझते हैं कि आखिर में ये सब क्या है। थोड़ी सी इसमें तबीयत खराब चल रहा है, इसलिए बड़ा वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है, और अभी थोड़ा सा खांसी जुकाम से अभी मैं पीड़ित हूँ। तो ऐसा ही ठंड का थोड़ा मौसम भी आ गया है, तो इसके कारण थोड़ा सा वीडियो लेट भी हो रहा है, और मैं अभी भी थोड़ा सा सफरिंग कर रहा हूँ फ्रॉम कफ एंड कोल्ड से, तो इसलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट भी आ रहा है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं। अब हम चलते हैं इसमें कि समवन, एनीवन, एवरीवन और नो वन, आखिर ये सब चीज क्या है। मैंने कहा कि प्रोनाउन है, तो कैसा प्रोनाउन है, यह अनिश्चित प्रोनाउन है। क्या है, यह अनिश्चित प्रोनाउन है। तो मैंने कहा कि जब ये अनिश्चित प्रोनाउन है, मतलब प्रोनाउन है, तो यह भी किसी न किसी केस में रहता होगा। भाई जब ये अनिश्चित प्रोनाउन है तो यह भी किसी न किसी केस में रहता होगा। भाई किस में रहता है, सब्जेक्टिव केस में होता है, पॉसेसिव केस में होता है, कि ऑब्जेक्टिव केस में होता है, कि इसका केस होता ही नहीं है, कि इसका नंबर भी नहीं होता है, प्लूरल है कि सिंगुलर नंबर में है, किसमें है, कि इसका होता ही नहीं है, इनका होता ही नहीं है, तो इनका भी होता है। तो हम ये जानेंगे हम कि ये जो समवन है, समवन, एनीवन जो है, ये जो समवन एनीवन है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक जो है, यह हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये जानिएगा, सिंगुलर होते हैं, थर्ड पर्सन। क्या होते हैं, ये होते हैं सिंगुलर होते हैं, हमेशा होते हैं थर्ड पर्सन में। ये हमेशा समवन, एनीवन, एवरीवन, नन जो होता है, ये हमेशा क्या होते हैं,
और ये लिविंग बीइंग्स, ये लिविंग बीइंग्स के लिए आते हैं। क्या आते हैं? यह लिविंग बीइंग्स के लिए आते हैं, यानी सजीव के लिए आते हैं। ये हमेशा आइए, जब भी आएंगे तो जब ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। क्या करते हैं? यह सिंगुलर ये वर्ब भी लेते हैं। इतना ध्यान रहे कि समवन, एनीवन, एवरीवन, नन, ये जब भी आएंगे तो यह हमेशा सिंगुलर थर्ड पर्सन में होते हैं, और ये लिविंग बीइंग्स के लिए आते हैं और सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आता है। प्लूरल वर्ब इनके साथ कभी भी नहीं आता है। ये ध्यान रखिएगा कि किसी सेंटेंस में प्लूरल वर्ब दे दिया है तो समझ जाना कि वो सेंटेंस गलत है, क्योंकि इनके साथ जब भी आएगा तो सिंगुलर ही वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं मान गया कि ये सिंगुलर थर्ड पर्सन में है और ये लिविंग बीइंग्स के लिए आते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो क्या इनका कुछ केस भी होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपने ये देखा कि यदि ही था, ही है ना प्रोनाउन, तो ही क्या है? थर्ड पर्सन में है। तो क्या ये ही अकेला है? बिल्कुल अकेला नहीं है, ही के भी ग्रुप है। ही के क्या है? यह ग्रुप है। ही, हिज और हिम। आपने पढ़ा ना, इसका ग्रुप होता है, एक हिम सेल्फ भी होता है, रिफ्लेक्सिव होता है प्रोनाउन, यह हिम सेल्फ भी होता है। तो जब ही का, अब ही को क्या कहते हैं? ही को कहते हैं नॉमिनेटिव केस कहते हैं ना, नॉमिनेटिव केस। इसको क्या कहते हैं? इसको हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में है यह। और ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो क्या इनका भी होता है क्या नॉमिनेटिव केस? क्या इनका भी होता है क्या? क्या इनका भी पॉसेसिव केस होता है क्या? क्या इनका भी ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या? क्या इन लोगों का भी कर्ता कारक होता है, संबंध कारक होता है, कर्म कारक होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है क्या? हाँ, तो ये बिल्कुल होता है। इनका भी सब्जेक्टिव केस होता है, इनका भी पॉसेसिव केस होता है, इनका भी ऑब्जेक्टिव केस होता है, इनका भी होता है। थोड़ा आगे ध्यान देंगे हम। ठीक है, तो हम जान गए कि क्या थर्ड पर्सन में क्या केवल ही है क्या? नहीं, मैंने यहाँ लिखा ना कि ये क्या होते हैं? थर्ड पर्सन में होते हैं। तो थर्ड पर्सन में तो चार लोग होते हैं। एक सी होता है, देखिए ध्यान से, एक तो सी होता है, एक ईट होता है और एक दे होता है। तो जिस तरह से ही के ग्रुप बनाए गए हैं, संबंध कारक, कर्म कारक बनाए गए हैं, तो वैसे सी के भी ग्रुप होते हैं, वैसे इट के भी ग्रुप होते हैं और वैसे दे के भी क्या है? यहाँ पर ग्रुप होते हैं, यानी चारों ग्रुप होते हैं। तो भाई आपने लिखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्या लिखा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है और ये लिविंग बीइंग्स के लिए आता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो अब बताइए, जब सिंगुलर वर्ब लेता है इसका मतलब क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर में तो होता है इट और होता है दे, ही, सी, और एक होता है ही। तो क्या ये तीनों के लिए आते हैं क्या? तो ध्यान देना, मैंने यहाँ पर लिखा है ना लिविंग बीइंग्स, तो इट जो होता है, इट लिविंग बीइंग्स के लिए नहीं आता है, यह नॉन लिविंग के लिए आता है। तो इसका मतलब ये है कि यह वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा, यानी यह वाला बिल्कुल नहीं आएगा। क्या होता है? ईट, ईट्स, ईट होता है ना इसका, यानी थर्ड पर्सन में ईट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ लिविंग बीइंग्स के लिए आता है। ये समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, ये किसके लिए आता है? तो लिविंग बीइंग्स के लिए आता है। और इट जो होता है वह नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। इसका मतलब है कि थर्ड पर्सन के जो ग्रुप में जो लोग हैं, इट नहीं आता है। अब हम चलते हैं, देखते हैं दे आता है क्या। तो हम जानते हैं ना कि दे होता है बहुवचन,
क्योंकि दे का भी क्या है, दे का भी ग्रुप होता है, दे, देयर, देम सेल्विज होता है। तो इसका भी होता है दे, देयर, देम सेल्विज होता है, इसके भी ग्रुप है। लेकिन दे बेचारा क्या है, दे तो है बहुवचन, यहाँ पर साफ लिखा हूं कि सिंगुलर। तो इसका मतलब है कि तब तो दे भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि दे भी नहीं आएगा। अब बच गए मात्र दो, दो ही बच गए। इसका मतलब सी, हर इसका भी होता है, इसके भी ग्रुप होते हैं। तो क्या सी आएगा क्या, जब जब इन लोगों का जेंडर, मस्क्यूलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर जब कंफर्म ना हो तो हम क्या करते हैं, अक्सर हम मस्क्यूलिन जेंडर को ही हम प्रीफर करते हैं। इसका मतलब है कि यह भी नहीं आएगा। क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि अब ये भी नहीं आएगा। तो इन लोगों के लिए अगर कोई आता है थर्ड पर्सन में तो केवल ही आता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% हो गया। यदि मान लीजिए कहीं इसका जेंडर डिफाइन हो गया तो वहां सी आ सकता है, सी आने की संभावना तो है, लेकिन इन लोगों की आने की संभावना 1% भी नहीं है। सी के आने की संभावना कुछ परसेंट बनती भी है यदि इनका जेंडर डिफाइन हो जाए, लेकिन इट और दे तो कभी भी नहीं आएंगे। इट और दे कभी भी नहीं आएंगे। सी की आने की संभावना है, मैं पत्थर का लकीर की बात नहीं करता। तो ही, हिज, हिम, इसका मतलब यह है कि 95% जो है ही, हिज, हिम ही आता है। सी 5% के अराउंड रहता है, लगभग रहता है वो। तो ये हो गया। अब इसे मान लीजिए अगर आप लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं, कोई हम सेंटेंस जब हिंदी में जब हम बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि राम अपना पाठ याद करता है। ये एक मतलब हिंदी का सेंटेंस है, इसको मैं अनुवाद कर दे रहा हूं। तो मान लीजिए यहां पर तो आया राम आ गया, राम लर्न्स हो जाएगा क्योंकि राम एक वचन में है, क्रिया भी आगे एक वचन में, लर्न्स। इसका मतलब राम लर्न्स, राम याद करता है। तो क्या करता है, अपना पाठ। तो अपना के लिए हम क्या लगाएंगे, ये तो हमारा नाउन है। राम तो क्या है, नाउन है, एक वचन है, सिंगुलर भी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम राम की जगह पर हम हिज लाएंगे, हम इसको ही मान लेंगे। हम थर्ड पर्सन में इसको हम हिज लगाएंगे और पाठ है तो लगा देंगे लेसन। इसका ये अनुवाद आपका बन जाएगा कि राम लर्न से हिज लेसन हो गया। उसी प्रकार से क्या अगर ये सब भी लोग आते हैं, ये लोग यदि आते हैं तो क्या अपना के लिए यानी सब्जेक्टिव केस में, पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या आएगा, तो मैं पहले बोल दिया कि सी वाला ग्रुप नहीं आएगा, ईट वाला ग्रुप नहीं आएगा, दे वाला ग्रुप नहीं आएगा। जब आएगा तो यही आएगा, यही आएगा। जैसे इस नाउन का संबंध बताने के लिए ही आया, क्योंकि ही का संबंध होता है, हिज होता है, संबंध कारक हिज होता है, तो ये हिज आया। तो जिस तरह से इस नाउन, एक वचन के नाउन को अपना का अर्थ देने के लिए हिज आ रहा है, तो उसी तरह से इन लोगों का भी अपना का अर्थ देने के लिए यही हिज आएगा, यहाँ पर हर नहीं आएगा। यदि यहाँ पर दो नाम होते तो यहाँ आता देयर। तो दो नाम का मतलब क्या हो गया, मैं कहा श्याम और राम अपना पाठ याद करते हैं, तो यहाँ हम लगाए थे देयर। यहाँ पर हट जाता है, यस, यहाँ यस नहीं रहता, यहाँ होता देयर। तो श्याम एंड राम लर्न देयर, देयर होता लेसन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। हिज क्या है, अपना के लिए आ गया, यानी पॉसेसिव केस में आएगा, यह पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि राम के लिए ये आया है, यह उसका संबंध बता रहा है कि उसका पाठ है, पाठ का संबंध किससे है, तो राम से है, तो यहाँ हिज आ गया। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हिज आया राम का संबंध बताने के लिए, उसी प्रकार से इन लोगों का भी संबंध बताने के लिए हिज आता है। न कि देयर आएगा, न तो इट्स आएगा, न तो योर आएगा, न तो आवर आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएंगे। जब भी आएगा तो यहाँ पर इन सभी के लिए हिज आएगा, अन्य कोई प्रोनाउन नहीं आता है।
मैं पहले बता दिया हूं कि सब होते हैं थर्ड पर्सन में, सिंगुलर होते हैं, लिविंग बींग्स के लिए आते हैं और सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। इसको आप लोगों ने याद यदि नोट नहीं किया, इसको आप नोट करते रहिए। हम आगे और बढ़ते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। इसको पूरा का पूरा वीडियो देखें, तभी आपको अच्छा लगेगा। अब आगे ये है कि क्या समवन को हम किसी अन्य भी नाम से जानते हैं क्या हम समवन को हम किसी अन्य भी नाम से जानते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। करना कुछ नहीं, एकदम इसकी आसान पहचान है। यहाँ पर सम लिखा है ना, तो यहाँ पर सम लिख दीजिए। I1 यहाँ देखिए, यहाँ भी है ए नहीं, पहले यहाँ पर ए नहीं लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है? इवरी, EVERY, इवरी लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है? यह नो है तो नो लिख दीजिए। हम देख रहे हैं कि सम के बगल में 1, एनी के बगल में 1, इवरी के बगल में 1 और नो के बगल में 1 है। तो होता क्या है कि एक तरह से इनका सब्स्टिट्यूट हो गया। का मतलब कि यदि जो अधिकार इनको है, जो पावर इनको है, वही पावर यहाँ पर जा रहा है मिलने के लिए। क्या कीजिए, अगर सब में क्या है? सब में 1 तो कॉमन है, यहाँ भी 1 कॉमन, 1 कॉमन, 1 कॉमन, 1 कॉमन सब में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी लगा देंगे, BODY लगा दीजिए। सब में क्या कीजिए? BODY लगा दीजिए। सब में क्या कीजिए? BODY लगा दीजिए। और इसमें भी BODY लगा दीजिए। और दोनों का मतलब सेम होता है। जो मतलब इसका होता है वही मतलब इसका होता है, जो मतलब इसका है वही मतलब इसका है, जो मतलब इसका है वही मतलब इसका है, जो मतलब इसका है वही इसका भी मतलब होता है। तो यानी इसके बराबर ए है और इसके बराबर ए हो गया, एवरीवन के बराबर ए हो गया। एवरी बॉडी लिख सकते हैं। नो वन की जगह पर हम नो बॉडी भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें तो एकदम कन्फर्म है, लेकिन आगे और बताएंगे हम। इसमें कुछ स्पेस भी होता है, कहीं क्या देखना, इसमें कुछ स्पेस होते हैं। तो स्पेस वाले भी आगे आपको बताएंगे हम, पहले जानिए। तो सम वन की जगह पर हम क्या ले सकते हैं? सम बॉडी ले सकते हैं। एनी वन की जगह क्या ले सकते हैं? एनी बॉडी। एवरी वन की जगह पर एवरी बॉडी। नो वन की जगह पर हम नो बॉडी। तो क्या इसकी जगह पर इसके लिख देने से क्या इसके अर्थ में चेंजिंग होता है? क्या बिल्कुल नहीं होता है। यानी हम इनके स्थान पर यदि हम कोई यहाँ पर हम लिख दें हम, तो क्या इसके अर्थ में चेंजिंग, रूल में चेंजिंग, क्या इनका पर्सन बदल जाएगा? क्या इनका केस बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। जिस केस में ए रहेंगे उसी केस में ए रहेंगे, जिस पर्सन में ए रहेंगे उसी पर्सन में ए रहेंगे, जिस पर्सन में ए रहेंगे उसी पर्सन में ए रहेंगे, जिस पर्सन में ए रहेंगे उसी पर्सन में ए भी रहेंगे। यानी ये चारों जो लोग हैं जिस भी केस में रहेंगे, जिस भी पर्सन में रहेंगे, वो सेम होता है। हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो समवन के स्थान पर हम सम बॉडी लगा सकते हैं, एनी वन के स्थान पर हम एनी बॉडी लगा सकते हैं, एवरी वन की जगह पर एवरी बॉडी। दो मतलब इन सबों का मतलब सेम होता है और इसकी क्या होती है? इसका सेम रूल है। हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम इसमें कोई अर्थ में अंतर नहीं होता है। तो होता क्या है, थोड़ा सा कुछ हम एग्जाम्पल थोड़ा हम देखते हैं वो क्या चीज है। इस मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया है कि एवरी वन शुड लव देयर कंट्री। मान लीजिए एक सेंटेंस आ गया है। क्या ये सेंटेंस सही है ग्रामर के अनुसार? जब भी आपको हम जो बताए, क्या ये सही है? यह रूल के अनुसार कहता है कि एवरीवन यानी हर कोई को
अपने देश से प्यार करना चाहिए, इसका मतलब यही हुआ। तो हर कोई को, अब जो लोग एवरीवन का सही जानकारी नहीं जानते होंगे तो क्या हर कोई तो बहुत ज्यादा हो गए। और यहाँ पर दिया है देयर, इसका मतलब सही है। यहाँ पर तो दिया ना देयर, लोग कहें हाँ नहीं ये सेंटेंस सही है, इसमें कहीं गलती नहीं है कि हर कोई, यानी हर कोई अपने देश से प्यार करना चाहिए, ये तो बिल्कुल है यार। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमने पहले बताया कि एवरीवन तो होता है सिंगुलर, थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर, थर्ड पर्सन में एक होता है दे जो होता है बहुवचन में, बाकी तीन इट सी ही क्या होते हैं, वह होते हैं एक वचन में होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एवरीवन के साथ यहाँ तो देयर आ गया, THEIR होता है ना, THEIR देयर होता है। तो यहाँ पर तो देयर तो बिल्कुल नहीं आएगा ना, जैसे उस वाले में राम के संबंध बताने के लिए हिज आया था, तो यहाँ पर संबंध बताने के लिए कैसे देर आएगा, देर तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए केवल हिज आएगा। हमने इसको पहले आपको मैं बता दिया हूं कि यह थर्ड पर्सन में सिंगुलर होता है, यह बहुवचन में नहीं होता, अर्थात दे में नहीं आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, इसका मतलब ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देयर तो रहेगा नहीं, और जो बच्चे देखेंगे कहेंगे सेंटेंस सही है बिल्कुल, एवरीवन शुड लव देयर कंट्री, ये सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एवरीवन के साथ हमेशा हिज आता है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर का डिफाइन नहीं हो पा रहा है, कि जब जेंडर डिफाइन ना हो तो वहां पर हम 95% क्या करते हैं, वहां पर हम 95% क्या करते हैं कि ही को ही हम बेस मान करके, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो उसके हम मतलब उसके हम पॉसेसिव को और एडजेक्टिव केस को हम यहाँ पर हम लाते हैं। तो देखिए ही का पॉसेसिव केस है, ही यहाँ पर है, तो जगह एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, देयर नहीं होगा, योर नहीं होगा, हर नहीं होगा, इट्स नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले बता दिया हूं कि एवरीवन और नो वन, एनी वन, सम वन के लिए हमेशा ही आता है, ही हिज हिम आता है, बाकी कोई चीज नहीं आता है। तो अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया कि एवरीवन शुड लव हिज कंट्री हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एवरीवन की जगह पर हम एवरीबॉडी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एवरीबॉडी भी लिख सकते हैं, एवरीबॉडी शुड शुड लव हिज कंट्री, COUNTRY। अब देख लीजिए, अब ये दोनों क्या है, दोनों का पलड़ा बराबर है, इसका हम एवरीवन के जगह पर हम एवरीबॉडी भी लिख सकते हैं, एवरीवन भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है ग्रामर का यह शुद्ध नियम है, बहुत से लोग इसको नहीं जान पाते हैं। तो आज तक हम वीडियो यही रहेगा, इसके आगे और बनेगा, वही पूरा नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप सभी को गुड नाइट, धन्यवाद।